हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेल इन एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के जो 2023 के क्वेश्चन हैं, वही सीरीज़ यहाँ पर चल रही है इस चैनल पे। ठीक है, इससे पहले भी मैंने कई वीडियोस आपको दी हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग 12 मार्च, 13 मार्च, 14 मार्च और 15 मार्च इस तरह से जो भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं PDE के, ठीक है, उसके ये सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंसीडर किए हैं। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और इसके पहले वाली वीडियोस भी आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये सारे जो क्वेश्चन हैं जो अभी सीरीज़ चल रही है वो सभी क्वेश्चन आपके 2023 की है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन बन रहे हैं ये इस बार मैंने देखा आपकी अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस से काफ़ी क्वेश्चन हर सेट में ही लगभग पूछा गया है और अब इस क्वेश्चन का पैटर्न भी बदल गया है। तो मैंने जो आपको पहले वीडियो दी हैं उसमें भी आपने देखा होगा और एक फिगर भी दिया था, तो अब बार बार हम नहीं लेंगे, उन चीज़ों को मैं पहले आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं, साथ ही जो नए क्वेश्चन बन रहे हैं उनको देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है, स्टेटमेंट के फॉर्म में है। पहला स्टेटमेंट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि ऐसे देशों की संधि है जिसमें से अधिकतर कर्क रेखा और ध्रुव के मध्य हैं। तो ये तो आपको बिल्कुल याद होगा कि ये गलत है, ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच है ना। राष्ट्रों का अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन है, मतलब ISA राष्ट्रों का एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय समूह है जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है और इन्हें सनशाइन देश भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सौर संसाधन संपन्न देश हैं। और दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कथन सेकंड, वर्तमान में ISA का अध्यक्ष कौन है, भारत है। तो ये सही है, दूसरा वाला सही है लेकिन पहला गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सही है क्योंकि ISA की महासभा में भारत को एक बार अध्यक्ष और फ्रांस को सह अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, तो इस तरह से पहला स्टेटमेंट सही है बट सेकंड, फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट सेकंड इज करेक्ट। हाँ ठीक है, ये वाला होगा। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट है, रॉन्ग है, और दूसरा जो है आपका सही स्टेटमेंट है। आज की इस वीडियो के द्वारा आपके बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे जो 2023 में आए हैं। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। तो पीपल डेवलपमेंट के क्वेश्चन लगभग हो चुके हैं। उसके बाद हम लोग और अब इसकी जो डिटेल वीडियोस हैं उनको दे देंगे ताकि आपका कवर हो जाए, क्योंकि पॉल्यूशन से और आपका मतलब एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और आपके ऐसे छोटे छोटे टर्म्स हैं वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, साथ ही एनर्जीज से, है ना। तो जो करंट से रिलेटेड टॉपिक हैं वो सारी वीडियोस वगैरह यहाँ पर हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 निम्नलिखित में से किसके बारे में था। तो आप सभी लोग जानते हैं क्योटो प्रोटोकॉल जापान के क्योटो में 97 में हुआ था। 1997 में अपनाया गया था और 2005 से प्रभावी हुआ था, है ना। इससे पहले भी आपने देखा था कि मैंने जो पिछले सेट में करवाया था क्वेश्चन वो भी अभी का ही है, 2023 में पूछा गया था, वहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्म में था। क्योटो और मॉन्ट्रियल आपको याद होगा, है ना। तो इस तरह से ये मतलब प्रोटोकॉल से प्रश्न तो ज़रूर बनते हैं। ठीक है, तो इसका जो है आपका रिडक्शन इन ग्रीन गैस इमिशंस, ठीक है, ये इसके लिए बनाया गया था क्योटो प्रोटोकॉल को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य जलवायु संबंधी कार्रवाई से संबंधित है। तो ये आपका SDG 13, इनको याद कर लीजिएगा। मैंने आपको याद करने की ट्रिक भी बताई थी एक कहानी के माध्यम से, तो उसको आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सा भी आपको याद रहेगा तो 2 नंबर आपके पक्के रहेंगे, क्योंकि इसमें बस ये पूछा जाता है किससे रिलेट है। जल संबंधित रोग शिस्टोसिमियोसिस निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। आपकी पॉल्यूशन से क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ये 2 तो ज़रूर पढ़ने हैं और मैं आपको इसके पूरी डिटेल वीडियो दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये है आपका, ये किससे संबंधित, किसके द्वारा होता है। शिस्टोसोमियोसिस ये होता है कॉन्टैक्ट विथ कॉन्टेमिनेटेड वाटर, संदूषित जल के साथ संपर्क से। ठीक है, यहाँ पर ये संपर्क होना चाहिए। तो ये हो गया आपका, इससे ये संबंधित है। इसकी पूरी लिस्ट है तो वो आपको दे दी जाएगी। ओजोन लेयर, ओजोन परत निम्नलिखित में से किसमें होती। कई बार बहुत इजी भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं और कई बार बहुत टफ भी बना दिया जाता है, तो दोनों मिले जुले क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ हैं, ठीक है, बस आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये आपको पता है ना कि समताप मंडल,
तो यहाँ पर इसका जो राइट ऑप्शन होगा स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन परत क्या है, सभी जीवित चीज़ों को अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। तो यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये समताप मंडल के कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से रेगुलेट किया जाता है, ठीक है, न किसके द्वारा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। ओजोन परत की मोटाई सबसे ज़्यादा बसंत ऋतु में रहती है। ओजोन परत को मापा कैसे जाता है, डॉप्सन 1। इससे संबंधित पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था, जो अभी 2023 में जो हमने पिछले सेट में किए हैं, तो उसमें भी पूछा गया था कि एक डॉप्सन यूनिट कितने के बराबर है ना। तो उसमें दे रखा था <1 सेंटीमीटर, ऐसे आपको याद होगा। अब देखिए यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस तथा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर शुद्ध ओजोन परत की 0.01 mm की मोटाई बराबर होती है किसके, एक डॉप्सन यूनिट के। इसको याद रखिएगा, ठीक है, इसी से संबंधित वो भी क्वेश्चन पूछा गया था। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस कौन सी होती है, ओजोन। ओजोन को O3 लिखा जाता है ना। तो 3 परमाणु मिलकर ओजोन बनती है, ठीक है। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 2, और ओजोन में O3। ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में ओजोन गैस सूर्य के पराबैंगनी विकिरण या अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी पर जीवन को बचाती है, जबकि जीवन की सतह के ऊपर अर्थात निचले वायुमंडल में ये क्या है, खतरनाक प्रदूषक है, ठीक है। इसके दोनों काम समझ में आ गए कि अगर ऊपर ओजोन परत के रूप में बात करें तो ये अल्ट्रावायलेट रेज से, जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज है, उससे हम लोग को बचाती है ना। पृथ्वी के जो भी यहाँ पर लोग रहते हैं पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है, जबकि जमीन सतह के ऊपर मतलब यहाँ पर ये खतरनाक प्रदूषक के रूप में काम करती है, ठीक है। ओजोन क्षेत्र के लिए प्रधानतः उत्तरदायी क्या है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और यहाँ पर समताप मंडल में सबसे ज़्यादा यहाँ पे मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, हलचल नहीं होती है, मतलब समताप रहता है मंडल। तो यहाँ पर व्यावसायिक जेट विमान की उड़ान होती है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि विमानों की उड़ान किस मंडल में होती है, तो आपका ये समताप मंडल है, ठीक है। तो देखिए एक ही क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन गए, 8-10 क्वेश्चन बन गए। अब देखिए स्टेटमेंट के फॉर्म में है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वर सेट टू बी अचीव्ड बाय 2030। तो यहाँ पर ये क्या है, स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि MDGs जो हैं 2015 तक के लिए लक्ष्य रखा गया था, ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को। तो यहाँ पर 2015 तक का लक्ष्य था, 8 थे इसमें, आपको पता है। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आए, 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए। इसमें 2015 से 2030 तक के लिए इसका लक्ष्य रखा गया। तो अब सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर सेट टू बी अचीव्ड बाय 2015, है ना। दोनों को क्या है, वाइस वर्सा कर दिया है, तो ये भी गलत है। तो दोनों ही गलत हैं, ठीक है। बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ही गलत हैं। MDGs को याद रखिएगा, M पहले आता है, 2015 तक के लिए था, फिर SDG S बाद में आता है, ये 2030 तक के लिए था, ठीक। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि के लिए आधिकारिक भाषाएं हैं। तो इसमें कौन कौन सी भाषाएं, इसके बारे में कई बार आपको बता चुकी हूँ। अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर हिंदी और आपका अंग्रेजी, हिंदी, इंग्लिश और फ्रेंच आती है, ठीक है। तो ये आपके हिंदी, इंग्लिश एंड फ्रेंच आती है, ये आपका ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आपकी इस तरह से पूछ लिया है, नहीं तो हर बार कई बार ऐसे भी क्वेश्चन बने हैं कि कौन कौन से देश के बीच में था, तो फ्रांस और इंडिया के बीच में किसने शुरू किया था, इसका वो मुख्यालय कहाँ पर है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन कई बार बन चुके हैं और इससे संबंधित क्वेश्चन हम पिछली वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन पूछा गया था, ये दूसरे सेट में आया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि के समझौते की रूपरेखा को सदस्य देशों के हस्ताक्षर हेतु किस स्थान पर खोला गया था, तो ये खोला गया था मार्राकेश, मोरक्को में, ठीक है। इसको याद रख लीजिएगा, ये याद रखने की चीज़ें हैं, तो इसको याद रखिएगा और इसका वो फिगर ज़रूर याद रखिएगा जो मैंने पिछली वीडियो में दिया था। तो इस तरह आपके इससे संबंधित सारे सवाल लगभग मैंने सारे करवा दिए हैं, जो भी अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि बनने वाले थे वो सारे ही सवाल लगभग हो चुके हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लग रही हो, वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए, बिना कहे ही कर दिया करिए। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए अब आपका ये मैचिंग लिस्ट है, इसमें क्या है, मीडियम है और सारे देखिए जल से संबंधित जो है, यहाँ पर मीडियम है और इधर डिसीज दी हुई है, ठीक है। तो हमको ये पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन के माध्यम से आपको पूरा डिटेल नहीं मिल पाएगा, है ना। तो हम लोग लेकिन अभी क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन मैं इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि जिससे कि फिर मैं जब आपको डिटेल वीडियो दूँ तो आप लोग उसको
स्किप करके आगे मत बढ़ जाइए कि नहीं देखना है, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन अंदर से ही बन रहे हैं ना। आपने देखा कि क्वेश्चंस का पैटर्न अब इतना इजी नहीं है, जब तक आपको पूरा चीज़ें नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर नहीं कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर है वाटर बोर्न, मतलब जल जनित। अब ये किससे संबंधित है? तो ये आपकी कॉलेरा, हैजा से संबंधित है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन से है। फिर वाटर वॉश्ड, ये आती है आपकी मलेरिया से संबंधित है। ये यहाँ पर ये आपकी वाटर वॉश्ड है, मलेरिया से हो गई, ठीक है। फिर है वाटर बेस्ड, ये शिस्टोसोमियोसिस से है यहाँ से। और वाटर रिलेटेड, ये है आपकी ट्रैकोमा, ठीक है। ये सब डिसीज़ हैं जो कि वाटर के उससे होती हैं। और अगर हम बात करें कि जल प्रदूषण होता किस लिए है, तो मान लीजिए कि डिटर्जेंट्स के कारण, मतलब साबुन युक्त जल, जैसे कि नदी तालाब और यहाँ पर मतलब नदी नालों का पानी ऐसे गंदा हो जाता है डिटर्जेंट्स के थ्रू, है ना। फिर कुछ कीटनाशक है, जैसे कि जब हम फसल वगैरह उगाते हैं तो वहाँ पर कुछ पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक रसायनों का उपयोग करते हैं। ये रसायन पानी में घुलकर क्या करेंगे, खेतों के माध्यम से नदी तालाब में पहुँचेंगे और जल को प्रदूषित करेंगे, ठीक है। इस तरह से और भी चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ फॉस्फोरिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब निर्माण कार्य में प्रयुक्त होते हैं और ये भी क्या करते हैं, प्रदूषण का काम करते हैं। तो कीटनाशक पदार्थ आपको पता ही है, DDT, BSC, इस तरह से ये क्या करते हैं, फूड चेन को रिएक्ट करते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि वाटर से संबंधित हैं और जल प्रदूषण का कारण बनती हैं, ठीक है। और इनके कई तरह के वर्गीकरण हैं जिनसे ये डिसीज़ आपकी पूछी जाती हैं, जिसमें कि बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स हैं। तो ये सारे आपको फिर मैं एक वीडियो में, जिससे कि एक में हम लोग एयर पॉल्यूशन और दूसरे में वाटर पॉल्यूशन ऐसे डिस्कस कर लेंगे, तो बाकी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। फिर देखते हैं, नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे कहता है रिड्यूसिंग चाइल्ड मोर्टेलिटी वॉज वन ऑफ द गोल्स ऑफ, मतलब बाल मृत्यु दर घटाने का जो था कारण, ये लक्ष्य किसका था, MDG का था कि SDG का था? तो ये आपका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में था, है ना। यहाँ पर ये इससे संबंधित था, MDG से। ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन अब बन रहे हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से वायु प्रदूषक वर्षा जल को अम्लीय बनाते हैं? यहाँ पे रेन वाटर की कह रहा है, बात कर रहा है। तो रेन वाटर में आपको पता है क्या होता है, इसका हम लोग थोड़ा प्रोसेस जानेंगे कि इसमें क्या चीज़ें होती हैं। जैसे वायुमंडल में आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड होती है और जल में क्या होता है, H2O है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो H+ आयन मतलब उत्पन्न होगा। H+ आयन के कारण वर्षा जल, जो रेन वाटर की pH वैल्यू कितनी हो जाएगी, कम हो जाती है, 5.6 हो जाती है। तो अभी 7 से कम हो गई, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये इसको मतलब एसिडिक हो गई। मतलब इसका पैरामीटर ऐसे है कि अगर 7 से कम है तो एसिडिक और 7 से अधिक है तो बेसिक हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी 5.6 से कम हो जाती है, तो इसी को एसिडिक रेन कहते हैं। और यहाँ पर जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये वर्षा जल को अम्लीय बनाते हैं। तो जैसे कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, NO2, N2O, ये सब क्या करेंगे, वायुमंडल की नमी से और रिएक्शन करके HNO3 का निर्माण करते हैं, ठीक है। वायुमंडल की नमी मतलब H2O है ना, पता ही है कि वेपर वाष्प होती है, वेपर होती है मतलब, तो यहाँ पर क्या होगा, HNO3 बनेगा, ठीक है, जो वर्षा जल के साथ पृथ्वी पर अम्ल वर्षा के रूप में आएगा। मतलब HNO3 जब बन गया तो अब ये वर्षा जो पृथ्वी पर आएगी वो एसिडिक रेन के रूप में आएगा। तो इस तरह से अब यहाँ पर वायुमंडल में क्या होगा, SO2 गैस भी होती है, तो ये क्या करेगी, वातावरण की नमी को अवशोषित करके H2SO4 बनाएगी, मतलब रिएक्ट कर लेगी और H2SO4 बनाएगी। यही सल्फ्यूरिक अम्ल वर्षा के साथ धरातल पर गिरता है तो उसे एसिडिक रेन कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपकी कारण हो गई, इतना सब बताने का मेरा मतलब क्या था कि यहाँ पर आपकी जो इसमें क्या हो जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड हो जाएगा, और उसके बाद आपका नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके इसके लिए अम्लीय बनाते हैं, है ना। रेन वाटर को एसिडिक बनाएंगे, तो कौन से, ये सारे जो हैं इसको एसिडिक बनाएंगे, ठीक है। आप एलिमिनेशन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड तो होएगा ही होएगा, तो आप इसमें देख लीजिए कि जिसमें E ऑप्शन नहीं है आप उसको वैसे ही काट दीजिए, है ना। और जिसमें A भी होना चाहिए तो यहाँ पर ये कट गया, इसमें E नहीं है, ये हो गया। इस तरह से आप चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन प्रोसेस के द्वारा आप कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका राइट ऑप्शन, आपका
ए, बी और ई आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग आर ग्रीन हाउस गैसेज। अब आपको ग्रीन हाउस गैसेज पहचाननी है कि इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो यहाँ पर इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन सी गैसेज होती हैं। तो इसमें आपको ये है सरफेस मतलब ओजोन, ठीक है, सरफेस ओजोन लिखा है मतलब ओजोन ही है, तो ओजोन होती है। और साथ में आपकी इसमें देखिए और कौन कौन से ऑप्शन है, मीथेन हो गई और फिर है आपकी नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, N2O ये हो गई। अब थोड़ा सा हम इसका डिटेल देख लेते हैं। अ ग्रीन हाउस गैस इज अ गैस दैट एब्जॉर्ब्स एंड इमिट्स रेडिएंट एनर्जी एट थर्मल इंफ्रारेड वेवलेंथ, ठीक है, कॉजिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट। मतलब ग्रीन हाउस गैस के लिए कौन सी गैसेस होती हैं जो कि एब्जॉर्ब करती हैं और इमिट करती हैं रेडिएंट एनर्जी को, किसकी कितनी वेवलेंथ पे, थर्मल इंफ्रारेड पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है इसकी हीट होती है। तो यहाँ पर प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं जो कि अर्थ एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं, वो है वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ओजोन, ठीक है। इनको याद कर लीजिएगा, वाटर वेपर हो गया CO2, मीथेन CO2 CH4 एंड नाइट्रस ऑक्साइड N2 एंड ओजोन, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी ग्रीन हाउस गैसेज में होती हैं। तो अब आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना, कि कौन कौन सी होगी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक नया क्वेश्चन जो कि पूछा गया है आपकी, सिक बिल्डिंग सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद। सिक बिल्डिंग सिंड्रोम किससे संबंधित होते हैं। तो अब ये किससे संबंधित होगा, तो यहाँ पर देखिए सिक बिल्डिंग से मतलब पूछ रहा है किसी बीमारी का, है ना, कि ऐसे कौन से लक्षण हैं। बिल्डिंग सिंड्रोम, अब बिल्डिंग से मतलब किसी इमारत या भवन की बात हो रही है ना। तो अब ये क्या चीज़ होती है जो कि हमारे एनवायरनमेंट से संबंधित है, तो ये आपकी आती है इंडोर एयर क्वालिटी, ठीक है, ये आपकी इससे संबंधित है इंडोर एयर क्वालिटी। सिक बिल्डिंग सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें लोग बीमारी के लक्षण विकसित करते हैं या उस इमारत से पुरानी बीमारी से इन्फेक्टेड हो जाते हैं, जिसमें वो जैसे कि जहाँ पे काम कर रहे हैं या वहाँ पर रह रहे हैं, तो वहाँ पर उस बिल्डिंग का कुछ ऐसा इफेक्ट होता है, उनसे कुछ रेज निकलती हैं या कुछ ऐसा वहाँ पर कुछ चीज़ें जो यूज़ हो रही होती हैं, जैसे कि अगर इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहाँ पर ज़रूर कुछ केमिकल इफेक्ट होगा। तो ऐसी चीज़ें क्या करती हैं, ये सिक बिल्डिंग सिंड्रोम यहाँ पर जनरेट करती हैं। अब लक्षण क्या हो सकते हैं, जैसे किसी को सिर दर्द हो सकता है, आँख नाक गले में जलन हो सकती है, थकान, चक्कर आना, इस तरह से, ठीक है। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, कुछ निर्माण सामग्री जो कि उसको बनाने में यूज़ हुई है, कौन कौन सी चीज़ें हुई हैं, और वेंटिलेशन, ठीक है। औद्योगिक रसायन में अगर वहाँ पर मान लीजिए इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहाँ पर कौन सी चीज़ें ऐसी यूज़ हो रही हैं जिनसे कि गैसेस बन रही हैं, वो हमें हार्म इफेक्ट कर रही हैं। तो ऐसे कुछ दूषित पदार्थ, एयर फिल्ट्रेशन की कमी, और वहाँ पर मान लीजिए कि जो है एयर वेंटिलेशन अच्छा ना हो। तो इस तरह से कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि वाष्पशील VOCs मतलब वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये चीज़ें क्या करती हैं, ये सारी चीज़ें इसके लिए कॉज का कारण करती हैं, सिक बिल्डिंग सिंड्रोम, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका हो जाता है कि पुरानी इमारतों मतलब जैसे कि नींव और दरारें, ये सब क्या है, इसके स्रोत होते हैं, उनसे क्या होगा कि चीज़ें ऐसे बाहर होंगी, मतलब एमिट होती हैं जो कि ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट डालती हैं। यही हो जाता है सिक बिल्डिंग सिंड्रोम जो कि इंडोर एयर क्वालिटी से संबंधित होता है, ठीक है। ये हो गया आपका। तो देख रहे हैं ना आप लोग क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जल जनित जीवाणुविक बीमारियाँ हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सा होगा आपका, ये हैं देखिए कॉलेरा, टाइफॉइड और ये है आपका डिसेंट्री। मतलब इसमें अलग अलग हैं, देखिए वाटर बोर्न बैक्टीरियल डिसीज़ पूछा है, तो ये आपकी इससे ये संबंधित हो गया A, C और E, ठीक है, ये हो गई आपका। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं जो कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यूट्रोफिक लेक, ये क्या होती है, यूट्रोफिक लेक एक सुपोषणी झील, ये झील क्या है, तो यहाँ पर इसकी हम बात करें, देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो ये क्या होती है, जैसे कि इसको ही कभी आपका पूछ लेता है कि यूट्रोफिकेशन या यूट्रोफिक लेक या फिर सुपोषण, ठीक है, ये दोनों ही टर्म्स इसी के होते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि इसमें पोषक तत्वों में समृद्ध होती है, और दूसरा कह रहा है कि हैज़ हाई
उच्च शैवाली प्रस्फुटन होता है। एल्गीज जो है ब्लूम्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि नाइट्रेट तथा फॉस्फेट लवण जैसे जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये वर्षा में मिट्टी के साथ मिलकर किसी भी बॉडी मतलब वाटर सिस्टम को वहाँ पे उसको पॉल्यूट कर देते हैं, ठीक है। इसी को क्या करते हैं, यूट्रोफिकेशन। और इसके फलस्वरूप वहाँ पे क्या होगा कि जैसे काई वगैरह की मात्रा बढ़ जाती है, मतलब एल्गीज इसका हाई लेवल में बढ़ गया है ना, वही चीज़ कह रहा है। और इससे क्या होगा, बीओडी बढ़ जाती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, छोटे मछली और जीव मर सकते हैं, ठीक है। ये तो इसकी थोड़ा सा छोटा इंट्रोडक्शन हुआ जो कि हो सकता है, मतलब इसके अंदर होता है कि एक सुपोषणीय झील में क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो इसी को सुपोषण या यूट्रोफिकेशन कहते हैं, जिसमें कि पोषक तत्वों से समृद्ध है आपका, ये हो गया। और दूसरा है कि इसमें हैज़ हाई एल्गी ब्लूम्स, ठीक है। तो ये आपके इससे संबंधित हो गया, यहाँ पर हो गया। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में भी पढ़ेंगे। फिर देखिए है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से भी पूछा गया है कि इससे किसकी माप की जाती है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ये होता क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ें हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है यह आपका जल प्रदूषण से संबंधित होता है, ठीक है। यह आपका किससे है, वाटर कंटामिनेशन से संबंधित होता है। अभी होता क्या है, कई बार इससे क्वेश्चन बने हैं। तो जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है ये जल प्रदूषण मापने की एक मुख्य इकाई है। जैसे कि यहाँ पर कार्बनिक मतलब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो वेस्ट होते हैं वो अपघटित होने के लिए जल निकाय में घुलनशील ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। आपको पता है कि जल में क्या होगा, ऑक्सीजन घुली हुई है, तो वो चीज़ें इससे ले लेते हैं, जिससे कि घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घटने से उसकी मांग बढ़ जाती है। अब वहाँ पर जब ये जो भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो भी कंपाउंड्स हैं वहाँ पर अगर वो उसके ऑक्सीजन को ले लेंगे तो ऑक्सीजन का लेवल घट जाता है, तो उससे घटने से क्या होगा, उसकी मांग बढ़ जाएगी। तो बीओडी का डिमांड का अधिक होना मतलब ये होता है कि वहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा है। जैसे कि इसका जो फॉर्मूला होता है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको याद भी रखिएगा, BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/, ये होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है। अगर इसी तरह से क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा था, जो अभी मैंने प्रैक्टिस सेट आपको दिया है, जो अभी 2023 के प्रश्न है उसमें भी पूछा गया था। तो देखिए डिजॉल्व ऑक्सीजन है, अगर ये कम होगी तो बीओडी बढ़ जाएगी, अगर क्योंकि इन्वर्सली है ना 1/, है, ठीक है। तो उसके क्या होगा, विरोधानुपात में होगा, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इस तरह से कार्बनिक अवशिष्ट की मात्रा बढ़ने से क्या होगा, अपघटन की दर बढ़ जाती है और O2 का उपयोग भी बढ़ जाता है, जिससे जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, ठीक है। तो यही कारण होता है कि बीओडी अगर अधिक हुआ तो इसका मतलब कि वाटर जो है पोल्यूशन की वहाँ पर मात्रा ज़्यादा है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मतलब बीओडी से ही संबंधित होती हैं कि वहाँ वाटर पोल्यूशन किस तरह है और इसी के द्वारा इसका मेजरमेंट होता है, ठीक है। तो इस बस फॉर्मूले को याद रखिएगा कि डिजॉल्व ऑक्सीजन अगर कम हुआ तो बीओडी अधिक हो जाएगी, ठीक है। और कम होना मतलब बीओडी का बढ़ना मतलब कि प्रदूषण का बढ़ना, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका आज की कुछ क्वेश्चन हो गए और उम्मीद करती हूँ कि अब ये सारे क्वेश्चन हो गए होंगे और आपको समझ में भी आ गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन अब बन रहे हैं। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो फ्रेंड तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।